नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। खबरों को विस्तार से जानने उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा के लिए आज केरल के वायनाड जाएंगे। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करने के साथ ही पुनर्वास कार्यों का भी करेंगे निरीक्षण। सरकार के सहकार से समृद्धि विजन के अनुरूप केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारी चीनी मिलों को राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार प्रदान करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद तिमोर लेस्टे की राजधानी दिल्ली पहुंची। तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ करेंगी द्विपक्षीय बैठकें। मालदीव के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज कई बैठकों में होंगे शामिल। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू से भी करेंगे मुलाकात। ब्राजील में बड़ा विमान हादसा, अचानक जमीन पर गिरा। 61 यात्रियों को ले जा रहा विमान, सभी लोगों की मौत। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने की 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने अपने पहले ही ओलंपिक में जीता कांस्य पदक। भारत के अब तक 1 रजत और 5 कांस्य समेत जीते कुल 6 पदक। वहीं महिला पहलवान ऋतिका हुड्डा आज 76 किलोग्राम भार वर्ग में पेश करेंगी चुनौती। और अब खबरें विस्तार से शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री की वायनाड यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के वायनाड में राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे। वे कन्नूर जाएंगे और वहां से वायनाड के भूस्खलन ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पीएम मोदी आपदाग्रस्त क्षेत्रों में भी जाएंगे। वहां उन्हें लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयासों के बारे में जानकारी दी जाएगी। चल रहे पुनर्वास कार्यों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी राहत शिविरों का दौरा करेंगे और इसके बाद अस्पताल जाकर आपदा से सुरक्षित बचे लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री एक समीक्षा बैठक करेंगे जिसमें उन्हें घटना और राहत कार्यों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। केरल के वायनाड जिले में हुए भूस्खलन से मृतकों की संख्या 400 के पार हो गई है। राहत और बचाव अभियान अब भी जारी है। डीटी न्यूज संवाददाता उर्मिलेश भट्ट ने राहत और बचाव अभियान में शामिल एनडीआरएफ के डीजी पीयूष आनंद से की बातचीत। केरल के वायनाड में जुलाई के आखिरी में आई प्राकृतिक आपदा यानी भूस्खलन के बाद अभी तक लगभग 400 से अधिक लोगों के जो है शव बरामद हो चुके हैं और सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। हमारे साथ हैं एनडीआरएफ के जो महानिदेशक हैं पीयूष आनंद जी, उन्हीं से बात करते हैं। सर, जब से वायनाड में जो है ये कह सकते हैं कि जो चूरनमाला जहाँ पे ये बड़ी भूस्खलन हुआ है, सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, कई अभी भी लापता हैं, किस तरीके से ग्राउंड जीरो पे एनडीआरएफ ने जो है काम किया है पहले दिन से? ये मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जून में ही हम लोगों ने, क्योंकि ये मानसून का सीज़न है, करीब 9 एनडीआरएफ की टीमें अलग अलग जगह तैनात कर दी थी केरला में। तो उसमें से एक टीम यहाँ वायनाड में ही थी। तो जब ये 30 की रात को ये लैंडस्लाइड की घटना हुई तो हमारी पहली टीम बहुत जल्दी यहाँ पे पहुँच गई। सुबह करीब 4:45 बजे वो लोग यहाँ पहुँच गए और जो उन टीम के सदस्य हैं, जो उनके टीम कमांडर हैं, उनसे जब मैंने बात की तो पता चला वाकई ही काफ़ी भयावह स्थिति थी उस समय। उसके बाद से हम लोगों की 3 टीम और यहाँ आ गई हैं। अभी भी यहाँ पर जो है लगातार जो लोग लापता लोग हैं उनको जो है ढूंढने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ ये है कि अब जिन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके तमाम जगहों पे ले जाया गया है वहाँ पर भी तमाम जो केंद्र या राज्य सरकार की एजेंसियाँ वो जो है उनको काम कर रही हैं। लेकिन इस पूरे काम को, क्योंकि अब जीवन को जो है पटरी पे लाना है कहीं ना कहीं, उसके लिए एनडीआरएफ अब किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, एनडीआरएफ का जो रोल है थोड़ा लिमिटेड है। वो हमारा रोल ये है कि हमें अभी भी कोशिश करनी है कि अगर किसी आदमी का हम पता लगा सकें, उसको रेस्क्यू कर सकें और अगर बाय चांस रेस्क्यू करने की स्थिति में नहीं हो तो उसकी डेड बॉडी को रिकवर कर सकें। आज भी राहत और बचाव काम के साथ साथ तमाम जो जिंदगियां यहाँ पर हैं उन जिंदगियों को अब जो है पटरी पर लाने का काम कर रही है। कैमरामैन संजय जैना के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, चूरनमाला, वायनाड।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में चीनी उद्योग संगोष्ठी एवं राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार 2022-23 समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान शाह सहकारिता के 8 क्षेत्रों में राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। साथ ही वह गन्ना और जैव ऊर्जा उद्योग विषय पर सेमिनार को संबोधित करेंगे। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो अपने 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज तिमोर लेस्ते पहुंची हैं। राजधानी दिल्ली पहुंचने पर वहां के राष्ट्रपति होजे रामोस होर्ता ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति होजे रामोस होर्ता और प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। राष्ट्रपति आज शाम सामुदायिक स्वागत समारोह में भी भाग लेंगी और बाद में तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति द्वारा उनके सम्मान में आयोजित राजकीय भोज में भाग लेंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने मालदीव दौरे पर वहां के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने 6 सामुदायिक योजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। ये योजनाएं मानसिक स्वास्थ्य, बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी और विशेष शिक्षा से संबंधित हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम तथा मालदीव के आर्थिक विकास और व्यापार मंत्रालय के बीच डिजिटल भुगतान प्रणाली से संबंधित समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मौके पर कहा कि मालदीव के साथ भारत की साझेदारी एक दूसरे के हित के लिए साथ काम करने की प्रबल इच्छा पर आधारित है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि माले के साथ संबंध भारत की पड़ोसी प्रथम नीति की आधारशिलाओं में से एक है। खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसकी जानकारी चुनाव आयोग ने दे दी है। इस सूचना के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में खुशी की लहर है। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि कुछ भी हो जाए इलेक्शन तो ज़रूर होंगे, तो इस बात से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम भी यही चाहते हैं एज ए यूथ कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, यहाँ पे सरकार आए और हमारी डेवलपमेंट अच्छे से हो। इस बात से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने जो ये घोषणा की है इलेक्शन की, स्टेट में जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये सुन के हमें बड़ी खुशी हुई है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे गवर्नमेंट बहाल होनी चाहिए, सरकार बननी चाहिए, जिससे आम आदमी के मसूदात हल हो सकें, जो डेमोक्रेसी सरकार बने। बहुत ही खुश हैं कि हमारी अब बिना किसी बाधा के अब हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होंगे। आज हमें बहुत अच्छी खुशी हुई है कि हमारे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रही है और जल्दी से जल्दी हम यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो और हमारा फ्यूचर थोड़ा और संभले। आज इलेक्शन कमीशन जम्मू आए श्रीनगर से होके, और आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि उन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिए हैं। हम इससे बहुत गदगद हैं कि इससे आम जनता को आने वाले समय में बहुत फ़ायदा मिलेगा। इलेक्शंस का डिक्लेयर किया गया कि जम्मू कश्मीर में इस साल जल्दी से जल्द इलेक्शन होने वाले हैं। हमें भी एज ए आर्टिस्ट मैं ये कहूँगा कि बहुत खुशी की बात हो रही है कि सिविल गवर्नमेंट में हम जाके बहुत सारे काम निकलवा सकते हैं, और मैं बहुत ही आज प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि आज आखिरकार हमारे इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शंस का ऐलान कर ही दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। यह अभियान 15 अगस्त तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल भी इस अभियान की शुरुआत कर दी है और हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। देखिए डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। आजादी के महापर्व को विशेष बनाने के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स की डीपी पर तिरंगा लगाकर की। साथ ही पीएम ने लोगों से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए harghartiranga.com पर सेल्फी अपलोड करने का आह्वान किया। पीएम मोदी की अपील से प्रोत्साहित होते हुए गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने अपनी डीपी बदलकर तिरंगा लगाकर लोगों से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील की।
इसी के साथ केंद्र सरकार ने राज्यों से राष्ट्र ध्वज तिरंगे को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने और तिरंगे से लोगों को जोड़ने से जुड़ी गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इस क्रम में मणिपुर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में हर घर तिरंगा अभियान की गूंज देखी जा रही है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में बड़ी संख्या में लोगों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, इनकी संकल्पना से हर घर तिरंगा ये अभियान शुरू हो गया। आज ये अभियान इतना बड़ा हो गया है कि ये एक क्या कहते हैं क्रांति के रूप में हम देख रहे हैं और ये तिरंगा झंडा हर एक के हाथ में हम देख रहे हैं। इसी तरह मणिपुर के सेनापति जिले में जिला प्रशासन ने एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड में तिरंगा यात्रा, तिरंगा प्रतिज्ञा और तिरंगा कैनवास का शुभारंभ किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा में हर घर तिरंगा अभियान की अनोखी झलक देखने को मिली। मथुरा वृंदावन नगर निगम के नगर आयुक्त शशांक चौधरी के अनुसार वहां महिलाओं ने 2000 तिरंगे तैयार किए हैं। इससे एक और जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर लोग उनसे तिरंगा खरीद कर अपने घर प्रतिष्ठानों पर लगा रहे हैं और इस अभियान से जुड़ रहे हैं। इसी के तहत राजस्थान के झुंझुनू में पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने पुलिस लाइन से शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस अभियान को मातृभूमि के सम्मान के प्रति समर्पित बताया। वास्तव में तिरंगा यात्रा देशभक्ति के लिए और झंडे के राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में ये यात्रा है। निश्चित रूप से पूरे देश भर में इसको लेकर अच्छा वातावरण है। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही 2022 में शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान में 2022 में कुल 6 करोड़ लोगों ने तिरंगे के साथ अपनी फोटो मंत्रालय के साथ साझा की थी, जबकि साल 2023 में 10 करोड़ लोगों ने अपनी फोटो तिरंगे के साथ भेजी थी। इस साल ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। इस अभियान का उद्देश्य वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर मां भारती को सम्मान देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुक रहे हैं कुछ पलों के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। बढ़ते हैं आगे। इन दिनों दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल फुटवेयर फेयर 2024 चल रहा है। क्या खास है इस मेले में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली में भारत मंडपम के हॉल संख्या 5 और 6 में इन दिनों देखा जा सकता है इंडिया इंटरनेशनल फुटवेयर फेयर 2024। जी हाँ, एक ऐसा मंच जहां देश और दुनिया के एक से बढ़कर एक जूते चप्पलों से जुड़े उत्पाद देखे जा सकते हैं। कैसे इन्हें बनाया जाता है, कैसे होते ही हैं इनकी पेस्टिंग और कैसे किया जाता है इनका डिजाइन तैयार, यह तमाम जानकारियों को मेले के माध्यम से दिखाया जा सकता है। इस फेयर की खासियत यह है कि इसमें जूते बनाने वाले, जूते बेचने वाले, कंपोनेंट वाले, अपर वाले, सोल वाले सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ रही है। जो विश्व में कहीं भी टेक्नोलॉजी आती है और जो भारत में आ सकती है,
वो यहाँ आपको अवेलेबल होगी। इसमें विदेशी बायर भी बहुत आए हैं और विदेश में भारत का नाम हमारे जूतों के थ्रू जाएगा, मेड इन इंडिया का हमारा एम्ब्लेम के साथ में जाएगा। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस बार इंडिया इंटरनेशनल फुटवियर फेयर में 200 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जिसमें कई देश भागीदारी कर रहे हैं। इस साल लॉन्च किए गए जूतों के नए डिजाइनों को प्रदर्शनी में दर्शकों के लिए प्रदर्शित किया गया है। मेले में आकर प्रदर्शक काफी उत्साहित हैं। India now is becoming a very important position for footwear. It has a very good supply chain here, and a lot of the abundance of the young, labor, facility here. And there's also a lot of international OEM shoes and brands that decide to put also the production in India, especially in the south of India. So I think in the next 5 years, there will be a big jump for Indian footwear to grow in a very high stage. 10 अगस्त तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में एक से बढ़कर एक जूता देखा जा सकता है। मेले में आने वाले बेहतरीन फुटवियर के डिजाइन दर्शकों के मन को खूब लुभा रहे हैं। यहाँ केवल पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी इस बार बहुत कुछ खास देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि भारत के फुटवियर उद्योग की दुनिया में सबसे बड़ा निर्माता बनने की उम्मीद है। फिलहाल भारत फुटवियर का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता और 9वां सबसे बड़ा निर्यातक है। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली पुस्तक मेले में पुस्तकों पर चर्चा का भी आयोजन किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा भी मेले में कला, संस्कृति, विरासत और पर्यटन पर चर्चा का आयोजन किया गया। उधर मेला आयोजकों ने भी मेले की थीम यानी भारतीय पुस्तकों का वैश्विक प्रभाव पर चर्चा का आयोजन किया। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की एक खास रिपोर्ट। राजधानी में चल रहे 28वें दिल्ली पुस्तक मेले में शुक्रवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा लेखकों को जोड़ते हुए एक चर्चा का आयोजन किया गया। संस्कृति, विरासत और पर्यटन पर आयोजित एक चर्चा के दौरान प्रकाशन विभाग की अपर महानिदेशक शुभा गुप्ता ने कहा कि भारतीय कला और संस्कृति की अनमोल विरासत से परिचित होकर हम देश की अलग अलग प्रथाओं और मान्यताओं को समझ पाते हैं। भारत अनादिकाल से कला और संस्कृति का केंद्र रहा है। देश के विभिन्न भागों में प्रचलित भाषाएं, संगीत व नृत्य शैलियाँ, चित्रकला, वेशभूषा, खान पान, महल, किले, मंदिर, उद्यान इत्यादि सभी भारतीय कला और संस्कृति की अनमोल विरासत है। इस अनूठी विरासत से परिचित होकर हम देश की भिन्न भिन्न प्रथाओं और मान्यताओं को भी समझ पाते हैं और इस कारण से ही संस्कृति और विरासत से पर्यटन का जुड़ाव है। पुस्तक मेले की थीम इस बार भारतीय पुस्तकों का वैश्विक प्रभाव रखी गई है। थीम के आधार पर मेले में एक चर्चा का आयोजन किया गया। मशहूर लेखक डॉक्टर उज्जवल चुग ने पुस्तकों के वैश्विक प्रभाव कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम के दौरान संजय वशिष्ठ द्वारा लिखित द अदर मदर का भी लोकार्पण किया गया। इस मौके पर साहित्य से जुड़े कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। आज विश्व शेर दिवस है। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। शेरों और उनके आवासों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल इसे मनाया जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। जंगली जानवरों में शेर की अपनी शान है। द लॉयन किंग फिल्म ने सिम्बा के किरदार को हमेशा के लिए अमर कर दिया। फिल्म में युवा शेर का बच्चा है जो अंत में राजा बन जाता है। अब ये शेर असल जीवन में केवल अफ्रीका और भारत में पाए जाते हैं। हर साल 10 अगस्त का दिन दुनिया भर में विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य शेरों के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। जागरूकता की कमी की वजह से शेरों की संख्या कम होती जा रही है, इसलिए इसके संरक्षण की तत्काल आवश्यकता है। भारत में एशियाई शेरों की जनसंख्या में पिछले 5 वर्षों में रिकॉर्ड 29% की बढ़ोतरी हुई है। 2015 में शेरों की संख्या जहां 523 थी, वहीं 2020 में ये बढ़कर 674 हो गई। एशियाई शेर भारत के गुजरात राज्य में स्थित गिर वन में पाए जाते हैं। पूरे देश में कुल 208 एशियाई शेर हैं, जो कि देश भर के 31 चिड़ियाघरों में रखे गए हैं
और ये शेरों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अलावा बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय है। याद रखें कि जंगल के राजा को अब पहले से कई अधिक हमारी सुरक्षा की आवश्यकता है। उनके आवासों को संरक्षित करने, अवैध शिकार विरोधी प्रयासों का समर्थन करने और ये सुनिश्चित करने के लिए आंदोलन में शामिल हो कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम जंगल के राजा यानी शेर को संरक्षित कर पाए। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। आज विश्व जैव ईंधन दिवस है, यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। इसे हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है ताकि परंपरागत फॉसिल ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर फॉसिल ईंधनों के महत्व के बारे में बताने के बायोफ्यूल क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर जागरूकता बढ़ाई जाए। हाल के वर्षों में दुनिया टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों के तत्काल आवश्यकता के प्रति जागरूक हो गई है। भारत में भी कई शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदूषण ने स्वच्छ हरित विकल्प की ओर स्थानांतरित होने की आवश्यकता बल पर दिया जा रहा है। बायोफ्यूल सिर्फ विज्ञान नहीं है, बल्कि वो मंत्र है जो 21वीं सदी के भारत को, और न सिर्फ भारत को, पूरे विश्व की मानव जात को नई ऊर्जा देने वाला है। हाल के वर्षों में जैव ईंधन आशा की एक किरण के रूप में उभरा है, जो न सिर्फ जलवायु परिवर्तन से निपटने बल्कि सतत टिकाऊ भविष्य बनाने का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। फसलों से निकले ईंधन, फसल के अवशेष से निकले ईंधन, कूड़े कचरे से निकले ईंधन को बायोफ्यूल के रूप में जाना जाता है। आज बायोफ्यूल भारत के गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है, बेहतर बनाने वाला है। बायोफ्यूल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किसानों की आमदनी को बढ़ाने के साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है। इसके इस्तेमाल से देश का धन भी बचेगा और पर्यावरण के लिए भी वरदान साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर साबित हुआ है। भारत, अमेरिका और ब्राजील द्वारा संचालित ये गठबंधन टिकाऊ जैव ईंधन के माध्यम से महत्वपूर्ण ऊर्जा और आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने का एक ठोस प्रयास है। विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बनाकर आगे बढ़ने की नीति पर भारत सरकार काम कर रही है। इसी के चलते साल 2018 में जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी गई, जिसका लक्ष्य 2030 तक 20% इथेनॉल पेट्रोल के साथ मिलाने की क्षमता विकसित करना है। इथेनॉल सम्मिश्रण में 2014 में 1.5% से उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 2023 में 12% हो गई, जिससे कार्बन उत्सर्जन में लगभग 42 मिलियन मीट्रिक टन की कमी आई। इसके साथ ही इथेनॉल के उपयोग से भारत की COP26 प्रतिबद्धताओं में भी मदद मिलेगी। 2024 के अंत तक दुनिया भर में जैव ईंधन की खपत 203.7 हजार मीट्रिक टन तक बढ़ने की उम्मीद है। 2030 में वार्षिक इथेनॉल और बायोडीजल की खपत लगभग 224 हजार मीट्रिक टन होने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल बाजार में अस्थिरता के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है। जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने और उसमें तेजी लाने के लिए इससे अधिक और इससे उपयुक्त समय नहीं हो सकता है, जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर बढ़ने में भी मदद करेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। बढ़ते आगे, जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 6वीं के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। ग्रीष्मकालीन JNV के लिए 18 जनवरी 2025 को, तो शीतकालीन 12 अप्रैल 2025 को प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल चालू कर दिया गया है। अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट www.navodaya.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2024 है।
दिल्ली एम्स में विकास के नए आयाम शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे हैं। उन्नत तकनीक और नवाचार के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, अनुसंधान में तेजी और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच भी बढ़ रही है। कौन कौन सी नई सुविधाएं एम्स में बढ़ाई गई हैं, देखिए डीडी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुवेश शर्मा की एक खास रिपोर्ट। एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अच्छी और निशुल्क चिकित्सा के लिए पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। जी हम बात कर रहे हैं दिल्ली एम्स की। इस संस्थान में चिकित्सा, रोगियों के परिजनों को बेहतर सुविधा देने के लिए नए रिसर्च को जोड़ने यानी कि विकास का एक नया मॉडल तैयार करने के लिए एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने कई अहम कदम उठाए हैं, जो कि सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए एक बड़ा संदेश है। बच्चों के जन्म लेने की बात हो या समाज में पूजे जाने वाले बुजुर्ग के इलाज की, हाँ ये सच है कि शरीर ही सभी कार्यों को करने का साधन है। शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि सभी प्रकार के प्रयास के लिए भी शरीर ही एक बहुमूल्य साधन है। इसीलिए स्लोगन भी एम्स का यही है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। वर्तमान में एम्स में मरीजों की सुविधाओं को लेकर कई सुधार किए जा रहे हैं। एम्स के निदेशक ने डीडी न्यूज से बात करते हुए कहा कि हम प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने काफ़ी इनिशिएटिव्स अभी रिसेंटली लाया है। हमने हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाया है। आप देख सकते हैं कि मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक जाके देख लीजिए, सुंदर सा नया बिल्डिंग आई है जो हमारा 30% ऑफ कैपेसिटी से बढ़ा दिया है। हमने एक नया न्यू प्राइवेट वार्ड नंबर 3 जो न्यू प्राइवेट वार्ड है उसमें एडिशनल 120 का भी वृद्धि हुई है। अस्पताल और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के वायनाड में राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं। वे कन्नूर जाएंगे और वहां से वायनाड के भूस्खलन ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। तो प्रधानमंत्री का वायनाड दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले केरल में जिस तरीके से भूस्खलन आया था उसके राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा करने वाले हैं। एक अहम बैठक भी होने वाली है और हमारे संवाददाता निशांत राय जो है वो जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, आपसे जानना चाहेंगे ताजा अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बजे केरल के वायनाड पहुंचने वाले हैं और उसके बाद किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा, और जिस तरीके से पुनर्वास और राहत कार्यों की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से इस पूरे जो भी घटनाक्रम है उस पर नजर बनाए हुए हैं, आज का कार्यक्रम क्या? देखिए, वायनाड में जब घटना हुई थी तभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पूरी तरीके से इस मामले को लेकर संवेदनशील रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वायनाड आ रहे हैं और प्रधानमंत्री लगभग 12 बजे के आसपास वायनाड पहुंचेंगे, जहां पर वो पीड़ितों से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे जो नुकसान हुआ है। लगभग 8 किलोमीटर का ये क्षेत्र है जहां पर लैंडस्लाइड हुई थी, भूस्खलन हुआ था और लगभग अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं 400 के आसपास लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, जिनका पोस्टमार्टम किया जा चुका है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां का दौरा करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे, राहत बचाव कार्यों की जानकारी लेंगे और केंद्र सरकार क्या मदद कर सकती है उस पर भी चर्चा की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री विजयन की अगर बात की जाए तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर उन्होंने कहा है कि हो सकता है जो हमारी मांगे हैं, खासकर इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की, उस दिशा में केंद्र सरकार आगे बढ़े। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है, जो राहत बचाव कार्य चल रहे हैं उसको लेकर भी प्रधानमंत्री बैठक कर सकते हैं और कितने क्या परिस्थितियां और जो लोग बेघर हुए हैं, जिन लोगों का आय के साधन खत्म हुए हैं, उनके लिए अब आगे क्या पुनर्वास की योजना हो सकती है। इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री यहाँ के अधिकारियों और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे चर्चा कर सकते हैं। निशांत, साथ ही साथ आपने जिस तरीके से बताया कि एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक होने वाली है, किन किन मुद्दों को इस समीक्षा बैठक में रखा जा सकता है? देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर समीक्षा बैठक में तो सबसे पहले राहत और बचाव कार्य अभी तक किस तरीके से चल रहा है और कब तक इसको पूरा होने की उम्मीद है। जो चाहे सेना की बात करें, चाहे एनडीआरएफ की बात करें, चाहे केरल डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, वो अभी इन राहत और बचाव कार्य को लेकर क्या सोच रहे हैं और किस दिशा में आगे बढ़ा जाए। भविष्य में इस तरीके की कोई घटना हो
घटना अगर घटे तो उसके लिए पहले से क्या तैयारियां हो। तीसरा, जो लोग बेघर हो गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कैसे की जाए, लोगों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए जाएं और जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनको बेहतर इलाज कैसे दिलाया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज जो समीक्षा बैठक है उसमें चर्चा हो सकती है। जी निशांत, इन तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जीटी न्यूज़। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।